हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आपकी यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में आपने आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ का पहला मॉक टेस्ट करवा दिया था। तो आज मैं लेके आया हूँ मॉक टेस्ट सेकंड, मॉक टेस्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। ठीक है, इसमें मैं 1 से लेकर 50 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 और फिर नेक्स्ट वीडियो में 50। तो ऐसे करके 150 क्वेश्चंस बना के आपका एक और मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम 5 जुलाई से पहले पहले कितने मॉक टेस्ट आपको करा सकते हैं। एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट कराने, तो मैं सोच रहा हूँ कि 5 मॉक टेस्ट तो हो ही जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे इस मॉक टेस्ट में, क्योंकि सारे किसी ना किसी में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेट ए के बारे में कह रहा है। इसमें 1 से लेकर पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट ए में 1 से लेकर 6 एलिमेंट हैं। ये कह रहा था नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विच कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट। ए के कितने सबसेट होंगे जो कम से कम 2 एलिमेंट रख रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट हैं, तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट। या तो ऐसा होगा कि जिस सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे वो वाले सबसेट आएंगे, प्लस 6 में से 3 वाले सबसेट, 6 में से 4 वाले सबसेट, 6 में से 5 वाले सबसेट और 6 में से 6 वाले सबसेट। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या करा, जानबूझ के 6 से 0 जोड़ा और 6 से 1 घटाया। ठीक है, ये सीरीज़ ऐसे ही जाएगी 6 से 6 तक। जो जोड़ा है उसे घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, अभी आपने बाइनोमियल थ्योरम में फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, NC 0 से NC 1 तक रखा, आंसर NC n तक रिजल्ट होता है। तो इसकी वैल्यू फ्रेंड्स 2 की पावर n होती है। 6 से 0 की वैल्यू 1 होती है, 6 से 1 की वैल्यू 6 होती है। तो 2 की पावर 6 आपको पता है 64 माइनस 7 हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट 57 आ गया। तो देखो सिंपल सवाल था, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इस टाइप का सवाल बन सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 57 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये कह रहा है क्वेश्चन ग्रुप इज डिफाइंड। देखो क्वेश्चन ग्रुप कब होता है, जब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना। नॉर्मल सब ग्रुप से क्वेश्चन ग्रुप बनता है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 है, टेंजेंट है इस कर्व में एट 2,3। ठीक है, 2,3 पे इस कर्व में टेंजेंट है, तो आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में भी देखा गया। तो y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 है, तो यहाँ से इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो टेंजेंट आएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट एक इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है पी एक्स क्यू प्लस क्यू है, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर दो, 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये 3p एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट आपको 2,3 दे रहेगा, तो x के बदले 2 रखेंगे और y के बदले 3 रखेंगे। तो जैसे ही y के बदले 3 रखोगे, 2 3 या 6 और m आपका 4 आ रखा है। ठीक है, इक्वल्स टू 3p, x की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 2 कट जाएगा, तो p की वैल्यू 2 आ गई। अगर p की वैल्यू 2 आ गई तो b और c तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आपको पॉइंट दे रखे 2,3, तो कर्व में पक्का लाई कट जाएंगे। तो कर्व की इक्वेशन से एक इक्वेशन और बनाते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, पी एक्स क्यू प्लस क्यू है। मैंने क्या करा, एक्स के बदले 2 रखा और y के बदले 3 रखा। तो y के बदले जैसे ही मैं 3 रखूँगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। x के बदले 2 रखा तो यह आ जाएगा 8p प्लस q। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू 2 आ रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 प्लस q। तो यहाँ से 9 माइनस 16 इक्वल्स टू q। तो यहाँ से q की वैल्यू -7 आ गई। तो जो आपके पॉइंट बनेंगे फ्रेंड्स वो 2 -7 बनेंगे। ऐसा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने बहुत एग्जाम में देखा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। देखो दो कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दे रखा है, तो दोनों कर्व की स्लोप निकालेंगे और टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इस फॉर्मूले से सवाल आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क से ले दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है ना नॉर्मल ऑफ द कर्व आपको दे रखा है, नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व से जो नॉर्मल है वो 1,1 से पास हो रहा है। ये कह रहा है कर्व को अगेन कब मिलेगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, हम पहले इसका डेरिवेटिव कर देंगे, कर्व का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 का। इसका जो डेरिवेटिव आएगा क्या आएगा, 2x आएगा, इससे टोटल 2 लग जाएगा, x आएगा, y का dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, है ना। माइनस 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 6y, फिर y का दोबारा करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें x के बदले 1, y के बदले 1 रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो 2 प्लस 2 क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स
प्लस वाई के बदले 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 है, 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, ठीक है। और माइनस का 6 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4। तो ये जो dy बाई डी एक्स आया वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस साइन के साथ -1। तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस वाई वन आपका कितना है, 1 है, और x1 भी 1 है, स्लोप -1 है, तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आई एक आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब आपको बताना है कि डज नॉट मीट द कर्व अगेन, ये कौन से क्वाड्रेंट में मीट कर रहा है, ठीक है। तो हम जो कर्व की इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, y की वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस y के बदले हम रखेंगे x माइनस 2, 2x x माइनस 2 माइनस 3, y के बदले हम रखेंगे 2 माइनस एक्स रखेंगे, x माइनस 2 नहीं रखेंगे, 2 माइनस एक्स प्लस y इक्वल टू 2 है ना, तो ये 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। फिर ये माइनस का 3, ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, इस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 4x इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम है तो एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये -3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -12, ये माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का 12x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 12 इक्वल टू 0, यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे और 3 बन 3 आएंगे फैक्टर, तो x की एक वैल्यू 3 आएगी, एक x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो ये 1 वाला पॉइंट तो पहले से जो हमारे पास 1,1 था वाला पॉइंट था, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो नॉर्मल की इक्वेशन में डाल देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से 2 माइनस एक्स है, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 -3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो जो ये पॉइंट आया ना 3, -1, ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, 4th क्वाड्रेंट का पॉइंट है, 3, -1। तो जो कर्व को दोबारा मिलेगी ना, ये 4th क्वाड्रेंट में मिलेगी, ठीक है। मैं इसका रफली फिगर बना दूँ ना, तो मान लेते हैं कि ऐसा ये कर्व है, ठीक है, रफली बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी नॉर्मल जो है 1,1 पॉइंट पे मीट हुई है, तो ऐसे करके मतलब जैसे ही टच होकर जा रही होगी नॉर्मल, मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, दोबारा इन्हें से 4th क्वाड्रेंट में मिलेगी, ठीक है। थोड़ा फिगर थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, ठीक है। तो दोबारा कहाँ मिलेगी इसे, 4th क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो है एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल लगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 साइन थीटा माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाए थे, इसका डी वाई बाई डी थीटा कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 कॉस थीटा माइनस 24 साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव दोबारा कर देंगे कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैक्सिमम एनी वैल्यू थीटा कॉस, इसको 0 रख देंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो 8 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, 2 माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, ठीक है, या थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। अब देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही, ठीक है। हमारे पास एक पॉइंट कितना है, एक तो थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी, एक साइन इनवर्स 2/3, तो 0 से लेकर 2π में देखते हैं कि किस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू रखना होगा, ठीक है। ऐसे रखेंगे 0, फिर π/2, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स 2/3 और ये 2π, ठीक है। तो देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, π/2 रखेंगे तो 16 माइनस 12 4 आ जाएगा, क्योंकि π/2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। साइन इनवर्स 2/3 रखेंगे, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, तो ये 16 इंटू 2/3 माइनस 12 इंटू 4/9 हो जाएगा, तो ये 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये 32/3
और ये माइनस का बचेगा 16/3, सॉल्व करके बचेगा 16/3। और 2 पाई में तो साइन इंटीजर पाई पे वैल्यू 0 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी 16/3 हो जाएगी, क्योंकि देखो मैंने सारी क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया और देखा कि किसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो 16/3 आ रही है आपकी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सी हो जाएगी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, ये कह रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.cm/s। ठीक है, हमें dr/dt की जो वैल्यू है गिवन है 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर सेकेंड। हमें रेट ऑफ इंक्रीजिंग निकालनी सर्कमफ्रेंस, तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr होता है, आसान सा क्वेश्चन है। तो dc/dt कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर का डेरिवेटिव dr/dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमें dr/dt की वैल्यू तो पता है कितनी है 0.7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 हो जाएगा, ये 44 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा 4.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इजी सवाल होता है, इस तरह का सवाल बिल्कुल मत छोड़ना एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है आपको विच टचेज द वाई एक्सिस एट 0,3, वो वाई एक्सिस को ना 0,3 वाले पॉइंट पर चेक कर रहा है, और एक्स इंटरसेप्ट ना एक्स इंटरसेप्ट जो बना रहा है वो 8, मतलब सर्कल इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा घटिया सा बन गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा समझ लीजिए 0,3। और ये जो एक्स इंटरसेप्ट है इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना 8 यूनिट है, ये सर्कल का हम यहाँ पर इसका सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है सेंटर है कॉर्ड है, तो इसे हमेशा मिड पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, 8 यूनिट है, तो जो डिस्टेंस आ जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट 3 है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेम ही रहेगा, तो जो ये डिस्टेंस है रेडियस 11 पॉइंट जो हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कि √25 इक्वल टू 5। बस थोड़ा सा सर्कल ढंग से बना लेना। ठीक है, आंसर जो इसका आएगा 5 यूनिट्स आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये सर्कल आपके को दे रहा है, 2 सर्कल के इक्वेशन पूछ रहा है टच ईच अदर इंटरनली एक्सटर्नली और कट ईच अदर इंटरनली। ठीक है, तो पहले आप इन सर्कल का सेंटर निकालेंगे, और सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस अगर r1 + r2 के बराबर आ गया, तो टच जो होगा सर्कल का जो जो ये आएगा, तो टच क्या होगा 1 पॉइंट पर टच करता है ना। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अगर डी की जो वैल्यू r1 + r2 के बराबर है, तो सर्कल जो है 1 पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है पहले भी। ठीक है, और अगर डी की जो वैल्यू है, मतलब डिस्टेंस C1 C2 का जो डिस्टेंस है मॉडुलस ऑफ r1 - r2 के बराबर आ गया, C1 C2 का जो डिस्टेंस अगर r1 - r2 के बराबर आ गया, तो जो सर्कल होता है टच जो करता है इच अदर को इंटरनली टच करता है। कैसे टच करता है, इंटरनली टच करता है। ठीक है, ऐसे करके एक बार टच कर देगा ऐसे। ठीक है, तो इसे इंटरनली टच करते हैं। और अगर r2 - r1 की जो वैल्यू है लेस देन आई मॉडुलस के साथ, ठीक है, C1 C2 से, और इसकी जो वैल्यू है r1 + r2 से छोटी आ गई, r1 + r2 से क्या आ गई, छोटी आ गई, तो कट्स करता है इच अदर को 2 पॉइंट का सर्कल का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल बन सकता है प्रवक्ता में भी। ठीक है, तो पहले सर्कल का हम सेंटर निकाल लेते हैं इजीली। तो सर्कल का सेंटर क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, माइनस साइन के साथ, तो इसका जो सेंटर आएगा 1,2 आएगा। इस C1 की वैल्यू आएगी, रेडियस आपको पता है √g² + f² माइनस c होता है, c इसमें 0, तो रेडियस जो आएगी इसको स्मॉल r बोलता हूँ मैं, ये कितनी जाएगी, या r1 बोल देते हैं इसको, r1 की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी √5 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली सर्कल का सेंटर x तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा, इसे कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे और साइन चेंज कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और रेडियस कितनी जाएगी, √0 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस c होता है आपको पता ही है। तो √20 की जो वैल्यू होती है 2√5 होती है। ठीक है, तो ये r2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब देखते हैं C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, √1 - 0 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में से 4 जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये √5 बचेगा। ठीक है, C1 C2 का डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस r2 - r1 के बराबर हो जाएगा। तो √5 की जो वैल्यू है 2√5 -5 के बराबर आ रही है ना, तो √5 = √5 आ गया। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या बचेगा, टच ईच अदर एट इंटरनली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह के सवाल प्रिपेयर करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल के कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी, हैविंग
x1 y1 एज अ मिड पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट के जो मिड पॉइंट दे रखे हैं आपको x1 y1 दे रखे हैं, ठीक है। वैसे इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, x1 प्लस y1 x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर होता है अगर सर्कल की जो कॉर्ड के पॉइंट आप मिड पॉइंट आपको दिए रहते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। ऐसे सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, रेडियस a हो जाएगी, ठीक है। तो ये सर्कल के कॉर्ड के जो मिड पॉइंट है वो कितने हैं आपके x1 और y1 है, कितने हैं कॉर्ड के मिड पॉइंट x1 और y1, ठीक है। आपको ये पता है कि इसे 90 डिग्री में कट करता है, क्या कट करता है 90 डिग्री से। ओ ए मान लेता हूँ, ठीक है, और इसे सी डी मान लेता हूँ कॉर्ड को। तो ओ ए जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, तो स्लोप ऑफ ओ ए आप इजीली निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1 होता है तो y माइनस 1 अपॉन x1 बचेगा क्योंकि वो तो टर्म 0 है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस साइन के साथ, क्यों, उसे 90 डिग्री में कट कर रहा है x1 अपॉन y1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सी डी निकालनी है कॉर्ड की, आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m। m आपका x1 अपॉन y1 है, फिर x माइनस x1 हो जाएगा, तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, y1 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस x1 प्लस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी इक्वेशन बनेगी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 प्लस y1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक रहा द लाइन्स आर डायमीटर, अच्छा द लाइन्स आर द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये जो लाइन्स है डायमीटर ऑफ सर्कल है, ऐसे करके आप समझ लीजिए डायमीटर ऑफ सर्कल है, ऐसे करके दो लाइनें, ठीक है। सबसे पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे ही हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही सर्कल का सेंटर आ जाएगा तो हम इसको, हमें एरिया गिवन है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से रेडियस निकल जाएगी और आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को साइन माइनस का है 3x माइनस 4y है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 है, ठीक है। और यहाँ से 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 3 टू 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 15, और यह आएगा आपका 6x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो y की सीधी सीधी वैल्यू -1 आ गई। तो -1 आई, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 में, तो 2x माइनस 3 इंटू -1 प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 में से 3 जाएगा 2 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास 1, -1 आ गया, ठीक है। अब मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस में यहाँ से निकाल सकता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल हमें पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 154 दे रखी है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 154 हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस आपकी आ जाएगी 7, ठीक है। रेडियस अब आपके पास है, सेंटर आपके पास है, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर मतलब कि 49, ठीक है। अच्छा इसने इसे खोल रखा है तो चलो हम भी इससे खोल लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 49 है। ये 1 प्लस 1 2 हो जाके इक्वल टू 47 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस का 2y इक्वल टू 47। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक रहता है ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब इन द सर्कल। जो है ट्राइंगल जो पी क्यू आर है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के अंदर इंस्क्राइब है, ठीक है। सर्कल जो है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर कौन इंस्क्राइब है, ट्राइंगल इंस्क्राइब है। खास बात यह है कि सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, मतलब ये डिस्टेंस आपका 5 होगा और ये भी आपका 5 होगा, ठीक है। अब उसने क्या कह रखा है, Q एंड R, देखो ये पॉइंट P है, Q और R, Q वाला पॉइंट 3,4 दे रखा है और R वाला पॉइंट -4,3 दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल QPR, हमें एंगल QPR निकालना है, ठीक है। और ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे ओरिजिन होंगे, ठीक है। इसे O मान लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ OQ निकाल रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ OQ जो आएगी ना आपकी, स्लोप ऑफ OQ आएगी y2 माइनस y1, जैसे ही करेंगे तो 0 माइनस 4 माइनस का 4/3 आ जाएगी। और स्लोप ऑफ OR जो आएगी आपकी, ये आएगी 3
अपॉन 4, ठीक है। जो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो 3/4 इंटू -4/3 कितना आ जाएगा आपका -1। तो इसका मतलब जो ये एंगल होगा, ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कट कर रही होंगी, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। फिर ये आपको थ्योरम पता होगी, जो सेंटर का जो एंगल होता है, जो अंदर जो एंगल बनता है उसका हमेशा क्या होता है, ट्वाइस होता है। अगर ये एंगल 90 है तो एंगल QPR जो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बाय द थ्योरम, ठीक है। तो 45 डिग्री मतलब π/4 जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये कह रहा है आपको f(x) आपको दे रखा है ये फंक्शन, और आप इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a + b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, x के बदले 1 पुट कर देते हैं। ये डायरेक्ट x के बदले 1 पुट कर दिया तो a हो जाएगा आपका 2a + b = 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव मार दो, क्योंकि डिफरेंशिएबल भी है तो डेरिवेटिव कर दो। ये आपका आ जाएगा ax² + ax, ठीक है, और प्लस b। आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो 2ax + a कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x के बदले 1 रख दो तो आपका जो रिजल्ट आएगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 2x प्लस राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी 3x की वैल्यू 1 हो जाएगी। x के बदले जैसे हम 1 रखेंगे तो a की वैल्यू आपकी सीधी 1/3 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 1/3 है तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपको वैसे a + b निकालना है तो 2a को आप a + b लिख दो और इस a को राइट हैंड साइड डालो तो -1 के बराबर जाएगा। तो a + b की जो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी -1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसके बाद करेंगे क्या, 0 और 1, ठीक है। ये आप इस इंटरवल पे ध्यान देंगे, ठीक है, जो मैंने बनाया था बीच में शुरुआत में 0, 1, 2, 2.5। तो 0 से लेकर 1 तो 0 रहेगा, ठीक है। 1 से √2 में हम इसको वैल्यू लेंगे 1 ले लेंगे, और √2 से 1.5 में हम 2 लेंगे। ऐसा इसलिए कि स्क्वायर लगा हुआ था, ठीक है, एक्स था, एक्स को तो अब सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ठीक है। यह आपका √2x हो जाएगा, मतलब √2 - 1 हो जाएगा। फिर ये + 2x होगा तो √2 - 1.5 - √2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे 1.5 - √2, ठीक है। कुछ नहीं, माइनस साइन अंदर डाल देगा, √2 को अंदर डाल दो। ये √2 - 1 + 2 × 5 = 3, 2 ये हो जाएगा 3, हो जाएगा माइनस का 2√2, ठीक है। तो 3 में से बन जाएगा 2 और ये बचेगा -√2। तो ऑप्शन नंबर एफ जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। EFGS का ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर एफ जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें हमने करा क्या। 0 और 1.5 को हमने बिल्कुल बाहर ऐसे लिख दिया अलग, और सर पे स्क्वायर लगा था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 2.25 होता है। अब देखो 0 और 2.25 के कितने इंटीजर लाई करते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो लिमिट जो आपकी जाएगी और फिर इसका स्क्वायर रूट मार जाए दोनों लिमिट, 0, 1 से 2, 1 और 2 के बीच, ठीक है। तो 0 से लेकर 1, 1 से लेकर √2, √2 से लेकर 1.5, लेकिन जो इनके बीच का इंटीजर आएगा ना 1, 2 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, 0 से लेकर 1 है, ये 0 हो जाएगा। 1 से लेकर √2 1 आएगा, और फिर √2 से लेकर 1.5, √2 से लेकर 1.5 में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाला फंक्शन था, उसके स्क्वायर बीच में लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा गया। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5, ये लॉग है, स्मॉल है बस ये, log x² सबको स्मॉल कर लेंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो i = लेते हैं ऐसे 2 से लेकर 4 है, ठीक है। लॉग अपनी पावर को आगे ले लेता है तो 2 log x कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 2 log x, और आप इसको देख रहे होंगे तो ये जो फॉर्मूला है 6 - x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 2 मैंने आगे ले लिया, log 6 - x बना दिया, ठीक है। स्क्वायर + b² - 2ab था, ठीक है। ऐसा इसलिए मैंने क्योंकि 2 से सारे 2 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। 2 से लेकर 4, ये बचेगा आपका log x, नीचे बचेगा log x, ये आपका बच जाएगा log 6 - x, ठीक है। अब इस पर हम वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 0 से लेकर a f(x) dx को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर a f(a + b - x)। ऐसा मैंने इसलिए लगाया तो वहाँ पे 6 - x दिख रहा था, 4 + 2 का सम क्या होगा, 6 होगा। तो आपको इसका पता सीधा सीधा इसका आंसर क्या होता है, b - a/2 होता है, ठीक है। b कितना है, 4 है, 4 में से 2 जाएगा 2/2, तो 4 - 2/2 मतलब 2/2
तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। आप इंटीग्रेट करोगे तभी भी आंसर यही होगा, ठीक है। आपने करा है पहले भी क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आपको द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल निकालने, ठीक है। तो मैंने से आई ले लिया, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर ए वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं ऐसे। चलो साइन एक्स को लिख लेते हैं, साइन क्यूब एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब जैसे ही मैं इस पर 0 से लेकर ए वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंटीग्रल में, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। स्टेप खा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। साइन कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब कुल मिला के इसको मैंने पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया, ठीक है। बात यही बनेगी, नीचे का बेस हमेशा सेम बनता है। 2y इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2, और ये आपका बन जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इस पे एक क्यूब प्लस क्यूब का फॉर्म लगा देंगे। 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 से लेकर π/2, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। मैं स्टेप खा रहा हूँ, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 2y इक्वल्स टू जो बचेगा, ये 0 से लेके π/2 बचेगा, फिर 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। 1 का इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो इसकी लिमिट जाएगी 0 से π/2। यहाँ पर आप साइन एक्स को टी मान लेना, ठीक है, 0 से लेकर π/2 है ना, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा सीधा सीधा। 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे, 0 से के π/2, ये बन जाएगा साइन 2x, ठीक है। तो साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है कॉस 2x, माइनस का तो 1/4 हो जाएगा कॉस 2x, लिमिट जाएगी 0 से π/2, ठीक है। अब ये आपका π/2 बचेगा प्लस 1/4, कॉस के बदले अपर लिमिट जाएगी 2 से 2 कटेगा, कॉस पाई बचेगा, कॉस पाई की वैल्यू -1, ये फिर -1 हो जाएगा। तो ये π/2 माइनस का 1/2 बचेगा। तो आई की जो वैल्यू है 2i की वैल्यू आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी π/4 माइनस का 1/4, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एलसीएम ले लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन था, ठीक है, प्रॉपर्टी बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। आपको dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए, क्या होता है π/2ab, ठीक है। बहुत एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे रिलेटेड क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट मेथड से, ये 1/ab tan इनवर्स a अपॉन b tan x होता है, ठीक है। इस रिजल्ट को याद देख लीजिए, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसका जो इंटीग्रेशन होता है स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 1/ab tan इनवर्स a अपॉन b tan इनवर्स x होता है। लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर π/2। जैसे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये tan π/2 फिर tan इन्फिनिटी बचेगा, मतलब कि कुल मिला के बचेगा π/2 माइनस 0। तो सॉल्व करके π/2ab आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे नंबर 18 की तरफ। ये कह रहा है नंबर ऑफ ऑल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z8 इनटू द Z20। Z8 से Z20 में कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी, तो आप GCD ले लेंगे किसका 8 और 20 का, ठीक है। तो 8 और 20 का जो GCD आएगा वो 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वायर का सम पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सवाल है, आप ऐसे रिटर्न ट्रायल से कर सकते हैं। हम ना n के बदले 1 रखते हैं, n के बदले 1 डाल के जो रिजल्ट आएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी 1 ही है, तो n के बदले 1 डाल के 1 देखो कौन सा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर आएगा 4 माइनस 1 3/3 1, ठीक है। यहाँ डालेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ डालोगे 4 माइनस 1, ये भी 1/2 आ रहा, यहाँ पर भी 1 डालेंगे तो ये भी 1 नहीं आ रहा, तो सीधा ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हिडन ट्रायल से आप करके टाइम सकते हैं अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर Z ग्रुप बोल रहा है Z12 से Z30 तक नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालने। इस पर भी आप कुछ नहीं करेंगे, GCD निकालेंगे 12 और 20 का। तो 12 और 20 का जो GCD आएगा 12 और 30 का सॉरी वो कितना जाता है 6 आया, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सिंपल सवाल होते हैं होमोमॉर्फिज्म के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द क्वेश्चन ग्रुप Q बाय Z। आप क्वेश्चन ग्रुप दे रखा है Q बाय Z, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि
ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, इस ऑर्डर का आपको एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। कोई भी इस तरह का कोसेट्स का एलिमेंट का ऑर्डर अगर आपको निकालना होता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। एन इंटू जी के जो वैल्यू है वो जेड के बराबर आनी चाहिए, मतलब कुल मिला के इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। एन जो होता है ऑर्डर हो जाता है उसके बाद, ठीक है। जैसे कि हम एन इंटीजर स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से, ठीक है। एन के बदले हमने क्या शुरू कर दिया, ज़ीरो रखा, ठीक है। तो ज़ीरो, सॉरी, इनको 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, एन जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो 1 स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 2/3 करेंगे प्लस जेड, तो ये इंटीजर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 1 इसका ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। वैसे 2 रखेंगे 2/3 प्लस जेड, ठीक है। लीस्ट वैल्यू रखेंगे तो ये भी आपका इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। वैसे 3 रखेंगे, 3/2/3 प्लस जेड, ठीक है। जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ये आपका 2 प्लस जेड आ गया, मतलब इक्वल टू जेड टाइप का आ गया, इंटीजर आ गया, ठीक है। तो इंटीजर आ गया तो उसका जो मिनिमम ऑर्डर, जो पॉसिबल ऑर्डर आएगा, मतलब जो ऑर्डर ही आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में भी करवाया था, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है नंबर, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब 1 फंक्शन बताने हैं। एम एलिमेंट ऑफ सेट हैविंग एन एलिमेंट, मतलब एम से एन की मैपिंग है, मतलब सेट ए से सेट की बी मैपिंग है, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए एम है और कार्डिनलिटी ऑफ बी एन है। एम जो है एन से बड़ा है, जब भी देखो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए की जो अगर सेट बी से बड़ी होगी ना, से 1 2 3 है, तो यहाँ पर 2 3 है, ये इसकी कार्डिनलिटी से बड़ी है, तो 1 1 फंक्शन जो है बन नहीं पाएगा, ठीक है। 1 1 फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो जो इसकी नंबर ऑफ जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, 0 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, नंबर ऑफ 1 1 या 1 2 फंक्शन पूछने के लिए, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखो पहले स्टेटमेंट से ट्रू नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमेशा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर था, इसलिए नॉट ट्रू छोड़ना था, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो नॉट ट्रू होगा, ठीक है। बाकी चेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए 0 होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही पता है। डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट हो गए तो भी डायगोनल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा नॉट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये कह रहा है ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए और बी जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जो वैल्यू है 0 के बराबर, तो कह रहा है डिटर्मिनेंट, तो ए प्लस बी किस तरह की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो आपको पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से खास बात होती है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, +-1 होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी +-1 होगा और डिटर्मिनेंट बी भी क्या होगा, +-1। तो इसका मतलब क्या, ए आइदर ए, या तो ए पॉजिटिव होगा या बी नेगेटिव होगा, या ए नेगेटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा, तभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो अब ये इस तरह से, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगी, जो डिटर्मिनेंट आएगा ए प्लस बी का, वो अपने आप में 0 आ जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी 0 आ जाएगा, इसका मतलब वो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था 24th वाला, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से बना हुआ क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। बनना है ऐसा क्वेश्चन, हर जगह पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसने ग्रेटेस्ट एक्स की जो वैल्यू है, पहले हम इस डिटर्मिनेंट को ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू -0 और 1 के बीच में है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी -1 आएगी, तो पहला जो एलिमेंट आएगा -1 + 1 0 हो जाएगा। ग्रेट ऑफ इंटीजर ऑफ वाई कितना होगा, 1 और 0 के बीच है, तो लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो 0 आ जाएगा। ये 2 और 1 के बीच में जेड की वैल्यू, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये आपका -1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका -1 ही रहेगा, यह आपका 0 रहेगा, और ये आपका 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने आपकी सारी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसे एक्सपेंड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू R1, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 1 ही बचेगा, बाकी दो एलिमेंट तो 0 है, तो 0 + 1 1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आई, तो ऐसा कौन सा है, Z है, ठीक है। Z का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, ये कह रहा है लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, जी एक ग्रुप है ऑर्डर पी क्यू का, वियर पी जो है ग्रेटर देन क्यू आर जो ना प्राइम है, तो जी है, तो इसमें जो जी के पास क्या होता है, एटमोस्ट 1 सब ग्रुप जो होता है ऑर्डर पी का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये कह रहा है ग्रुप इज कॉल्ड अबिलियन, किसी ग्रुप को अबिलियन कब कहेंगे, जब इट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी, जो कोई भी ग्रुप अबिलियन होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग इज सब रिंग, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो एस जो है सब रिंग कहलाएगा, तो वो तीसरी वाली प्रॉपर्टी है, -b बिलोंग्स टू एस और ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। इस तरह के डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एफ जो आर से S1 में है, डिनोट द ग्रुप ऑफ रियल नंबर। ठीक है, S1 जो है डिनोट करता है ग्रुप ऑफ रियल नंबर ऑफ सर्कल करता है रिस्पेक्ट द कर्नल ऑफ ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म को डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो कर्नल में जो हमेशा किससे मैप होता है, आइडेंटिटी से मैप होता है। ठीक है, तो एक की पावर 2πx, तो ये किससे मैप होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू आइटा एक्स है इस, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 2πz हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉस 2π की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है ना, और कर्नल हमेशा आइडेंटिटी से मैप होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है, सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, प्लस आई है ये। ठीक है, ए प्लस आई की पावर 11 की आपको डायगोनल मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये मैट्रिक्स के ना इस तरफ के एलिमेंट भी 1 0 1 के बाद 0 0 इस तरफ के एलिमेंट बन के, मैं इसको ना आइगन वैल्यू के कंसेप्ट से करूँगा, तो एक इसके आइगन वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, फिर मैंने इसको ब्लॉक में तोड़ दिया। ठीक है, मतलब इसको अलग तो लेके आ गया 4 12 -1 और -3। ठीक है, अब मैं इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालूंगा, तो बाकी एक आइगन वैल्यू 1 आ गई, 2 आइगन वैल्यू यहाँ से निकलेगी, मैंने इसे ब्लॉक में तोड़ दिया। इस तरह से जब फॉर्म होती है तब इसे ब्लॉक में तोड़ सकते हैं, 2 × 2 निकाल के। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ ट्रेस होता है, तो 4 में से 3 जाएगा, आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये माइनस लैम्डा हो जाएगा। प्लस डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आपका आएगा -12 और +12, डिटर्मिनेंट इसका 0 आ गया, तो आपकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आइगन वैल्यू 0 आ जाएगी और एक आइगन वैल्यू दोबारा से 1 आ जाएगी, मतलब रिपीटेड आइगन वैल्यू आई है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आप मेरे पहले वीडियोस बताई थी प्लेलिस्ट में लेक्चर की, आपने मैट्रिसेस देखा होगा, जैसे जैसा मैट्रिसेस का वैसा वैसा आइगन वैल्यू का होता है। तो मैट्रिसेस को मैंने a प्लस आई को जोड़ा है और इसकी पावर 11 है। ठीक है, तो a प्लस आई की जो आइगन वैल्यू आएगी ना, एक आइगन वैल्यू 0 + 1, एक आइगन वैल्यू 0 है तो 0 + 1 1 आएगी, एक आइगन वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगी। ठीक है, और एक और आइगन वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगी। अब इनकी पावर 11, तो हर एक पावर की भी पावर 11 कर देंगे, क्योंकि डायगोनल्स के एलिमेंट निकालना है, तो जो डायगोनल्स के एलिमेंट आएगा तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ट्रेस निकालना, तो सारी डायगोनल्स एलिमेंट सारी आइगन वैल्यू का सम कर देंगे तो वही ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो सारी आइगन वैल्यू का सम जो होता है 1 की पावर 11 1 होती है, 2 की पावर 10 1024 होती है, इसकी पावर 11 जो होती है 2048 होती है। सिमिलरली 2048 हो जाएगा। देखो कितने आसानी, अगर आपको हायर मैथमेटिक्स का हल्का फुल्का नॉलेज है ना आइगन वैल्यू का, सिंपली मैंने इसका आंसर 4097 बना दिया। वैसे इसका जो लॉन्ग अप्रोच है, लेकिन आइगन वैल्यू कंसेप्ट से बहुत ईजी हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट उसने दे रखी है 73, डेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ स्क्यूज मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है n² - n + 1 = 73। सिमेट्रिक में प्लस रहता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से n² - n की वैल्यू 72 के बराबर जाएगी। चेक कर लो कि n के वैल्यू 72 किस पे रख के आता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 माइनस कम हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 में से घटाएंगे कम हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में से आप 9 माइनस करोगे तो 72 के बराबर जाएगा, = 9 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 का है, ये आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आपको मैट्रिसेस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो देखो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की खास बात होती है कि इसके रो के जो एलिमेंट का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसे 1 का स्क्वायर करेंगे, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करो। ठीक है, उसका रूट कर दो, और ठीक है, तो ये 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1/3 मल्टीप्लाई में भी है। ठीक है, हर एक के साथ, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड पे भी देखोगे, 2 1 -2 है तो उसका भी 1 आ जाएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो रो के एलिमेंट्स का जो मॉडुलस होता है 1 होता है, और जो इनके डॉट प्रोडक्ट्स होता है ना एलिमेंट्स का, ठीक है, R1 का डॉट R2 से निकालोगे, R2 का R3 से 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो आ भी रहा है, देखो पहले आपका 2 1 2 करोगे, पहले 2 रो का करोगे तो ये कितना जाएगा 0, वैसे सेकंड लास्ट 2 का करोगे तो ये भी कितना जाएगा 0 आ जाएगा, -4 +2 और फिर ये +2। ठीक है, वैसे R1 और R3 का करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये खास बात किसकी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी ऑर्थोगोनल। और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका स्क्वायर करके आइडेंटिटी आ जाए। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, जिसका स्क्वायर के सेम मैट्रिक्स आ जाए। और नीलपोटेंट होती है जिसकी कुछ पावर करके रिजल्ट आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। ये आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए इंटू ए ट्रांसपोज करके जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स खास बात उसके रो के मॉडुलस भी 1 होता है, कॉलम के मॉडुलस को भी 1 होता है। कॉलम के एलिमेंट का स्क्वायर करोगे ना तो 1 हो जाएगा 2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कॉलम से पकड़ लेते हैं कि मुझे पी निकालना है, ठीक है। तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा पी ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी करने से अच्छा ऐसे आप अगर क्वेश्चन आएगा ना इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका रिज़ल्ट आएगा ये 2p² की जो वैल्यू है 1 के बराबर जाएगी, √2p² की। तो यहाँ से √2p = 1 हो जाएगा, तो p की जो वैल्यू है 1/√2 आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली अगर हमें अप्रोच ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज़ पता है ना, हम इजीली सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज़ ना अपने आप देखना, मेरी मैट्रिसेस की जो प्लेलिस्ट है ना पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, ठीक है, उस पर देखना, ठीक है। तो उसमें मैंने करा रखी है ऑर्थोगोनल, इम्पोर्टेंट सबकी प्रॉपर्टीज़ करा रखी काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार देखना वो आपके काम आएगी, ठीक है। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। आपको एस एन की जो वैल्यू दे रखी है n² - 2n, ठीक है। मुझे एन टर्म निकालना है, एन टर्म के लिए क्या करेंगे, इसके स्क्वायर कोफिशिएंट को ना n² के कोफिशिएंट को 2 से मतलब 2n कर देंगे ना, इधर आ जाएगा। तो इसको समझ लो कि डेरिवेटिव कर लेते हैं n² का, 2n हो जाएगा। और इसमें से ना इसको माइनस कर दे तो -2 - 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ n² 1 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, इसकी पावर जो आगे आ जाती है 2n हो जाता है। यहाँ से जो भी होता है n का कोफिशिएंट को n² कोफिशिएंट से माइनस कर देते हैं। तो मुझे 5th टर्म निकालनी, तो n के बदले 5 रखेंगे, तो 2 × 5 - 3, तो ये आपका 10 - 3 = 7। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आना ही आना है। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखे हैं हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके जो सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, फिर आपको लैम्डा + 2μ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है आपके, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्रैमर्स रूल लगाएंगे। तो d1 की भी वैल्यू 0 आएगी, d1 की भी 0 आएगी, d2 की भी 0 आएगी और d3 की भी वैल्यू 0 आएगी, है ना। इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन में ये होता है। तो जो d होता है मैट्रिसेस ले लेते हैं 1 1 1 1 2 लैम्डा 1 2 3। हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू r1 एक्सपेंड कर देंगे। 6 - 2 लैम्डा -1 बचेगा 3, यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा 3 - लैम्डा और +1, ये हो जाएगा 2 - 2 = 0 के बराबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 6 - 2 लैम्डा -3 + लैम्डा = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का लैम्डा = -3 बचेगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू है सीधी सीधी 3 आ जाएगी। तो लैम्डा आ गया 3, अब मुझे म्यू निकालना है, तो d1 ले लेंगे। तो d1 की बारी में यहाँ पर राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट आ जाते हैं, x की जगह ना 6 10 म्यू हो जाएगा, ठीक है। यह जाएगा 6 10 म्यू और बाकी आपका सेम ही रहेगा 1 2 2 1 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है, 3 रख दो और यहाँ पर आएगा 3, ये डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको 0 ले लो, यहाँ से एक्सपेंड कर दो, तो 6 6 - 6 आ जाएगा, माइनस का 1 10 3 = 30 माइनस का 3 म्यू बचेगा और प्लस का 1 20 - 2 म्यू = 1, ठीक है। तो ये आपका बचेगा माइनस का 30 प्लस का 3 म्यू प्लस का 20 माइनस का 2 म्यू = 1। तो 3 म्यू से 2 म्यू जाएगा तो म्यू बचेगा, म्यू की वैल्यू आपकी 10 आ गई। तो मुझे वैल्यू निकालनी थी लैम्डा² प्लस नहीं लैम्डा + 2 म्यू की। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू निकली है 3, 2 × 20 तो सॉरी 2 × 10, तो मतलब कुल मिला के 23 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक तरीका तो इसका आप ऑगमेंटेड मैट्रिसेस बनाते हैं, लेकिन मुझे ना ये क्रैमर रूल से अच्छा लगता है। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 23 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसे क्रैमर रूल से कर लेना, ठीक है। क्रैमर खुद से कर लेना। डी अगर 0 है, डी अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, मैंने बताया था आपको। अगर डी अगर 0 नहीं है, 0 है सॉरी, और d1 d2 और d3 तीनों जो अगर 0 आ गए तो सॉल्यूशन इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है। और एटलीस्ट एक d1 d2 d3 में से कम एक नॉन जीरो आ जाए तो सॉल्यूशन इन्फाइनेटली नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स से करना, ठीक है, और मुझे आंसर बताना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको फोकाई निकालनी है ऑफ इलिप्स की, ठीक है। तो इसके इलिप्स को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को साथ रख लेंगे और बाकी टर्म्स वाई वाले को साथ रख लेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x² प्लस 16x प्लस 9y² प्लस 18y माइनस 11। ठीक है, इन सवालों में करेंगे क्या, गलती से बचना है हमने। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के ना यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा, x² प्लस 4x। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको होता है, x के कोफिशिएंट है यहाँ पर 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली सेम काम करा मैंने, 9 कॉमन ले लिया, यहाँ से y² प्लस 2y बचेगा। 2 को y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, 1 का स्क्वायर जोड़ा और 1 का स्क्वायर घटा दिया, और ये माइनस का 11 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो रिजल्ट बनेगा यहाँ से x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 16 हो जाएगा, प्लस 9 y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9, और ये आपका माइनस का 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 11। ठीक है, इसके बाद इनको जोड़ देते हैं, 16 9 25, 25 से 11 36। ठीक है, तो 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y प्लस ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे, सेंटर क्या आएगा आप इसका -2 -1 आएगा। ठीक है, और मैंने इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, √1 माइनस 4/9। ठीक है, जो यहाँ पर बड़ा होता है वो अपॉन में आता है, याद रखना अगर आप इसे भूल जाओ फॉर्मूले को तो। ठीक है, ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी √5/3 आ जाएगी। ठीक है, तो जो इसकी फोकाई होती है, कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, तो इसकी फोकाई क्या हो जाएगी, h प्लस माइनस ए कॉमा के होता है। ठीक है, के सेम हो जाता है, h प्लस माइनस ए हो जाता है। अगर अपवर्ड्स वाला होता तो के प्लस माइनस ए होता। ठीक है, तो h जो आपका सेंटर है वो है -2, तो h की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, a की जो वैल्यू है, a जो है आपका 3 है। ठीक है, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। तो प्लस माइनस यहाँ से √5 आ जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा वो। ठीक है, कॉमा -1 देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ये लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन एलिप्स, ये एलिप्स में एक पॉइंट बोल रहा है पी है, और क्यू जो है 0,3 और आर की जो वैल्यू है 0,-3 होगा। ठीक है, आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको पी क्यू प्लस पी आर का सम निकालें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको 2 पॉइंट दिए होंगे ना और इस तरह से सम पूछेगा, तो सबसे पहले आपको इसकी फोकस निकालनी है। अगर फोकस के कोऑर्डिनेट अगर सेम आ गए ना, तो पी क्यू प्लस क्यू पी आर की जो वैल्यू आती है एलिप्स की डेफिनेशन से, फोकस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो मेजर एक्सेस के बराबर होता है, मतलब 2a के बराबर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फोकस निकालते हैं। जैसे हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x² / 16 प्लस y² / 25 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो इसेंट्रिसिटी आएगी √1 माइनस 16/25 होगी। जब भी आप फोकस का फॉर्मूला भूल जाओ ना, तो फोकस के फॉर्मूले को वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर रूट होता है अंडर रूट, बड़ी वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 25 में 6 जाएगा 9/16 जाएगा 9 ना, 9/25, मतलब कुल मिला के इसेंट्रिसिटी 35 आ गई। तो फोकस जो आ जाएगी प्लस माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस ए कॉमा 0 नहीं होगी, 0 कॉमा प्लस माइनस ए होगी, क्योंकि अपवर्ड्स वाला एलिप्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो 25 प्लस माइनस ए की वैल्यू 5 है और ये 3/5 है। ठीक है, तो ये 0,3 जो पॉइंट आ गए। ठीक है, ये पॉइंट 0,3 आ गए प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट आर है। ठीक है, तो सीधा सीधा जो आपका जो सम आएगा ना पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, एलिप्स की डेफिनेशन से किसी भी दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का जो सम होता है वो हमेशा मेजर एक्सेस के सम के मल्टीपल बराबर होता है। ठीक है, तो 2 × a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 है। ये कह रहा है इन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर द इंटीग्रल। आपको बताना है कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो इसका सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है, आप इनकी जो पावर होती है ना, इनका जब भी इसका फॉर्म का होगा 1/2 पावर का 1/3 इस तरह की फॉर्म का होगा, तो आप इनकी पावर का एलसीएम ले लीजिए। 1/2 और 1/3 का एलसीएम कितना आएगा,
1/6, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो आप x के बदले का रखेंगे t⁶, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी सी जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में जितना डरावना लग रहा है उतना डरावना है नहीं, बच्चे ना इसको देख के ही सॉल्व नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा इस पर अगर दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन है dx अपॉन x प्लस 5⁻7/8 है, ठीक है। ये x−3⁻9/8 है, ठीक है। ठीक है, इसकी x की पावर -3 की पावर कितना है, ये 9/8 है, ठीक है। यहाँ पर ना दोनों के रिजल्ट को सेम बनाने के लिए, ठीक है, तो क्या करें यार, मैंने दोनों तरफ ना x-3 की 7/8 पावर से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। ऐसा क्यों करा बताऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा dx अपॉन, ये हो जाएगा x+5 अपॉन x-3 की पावर 7/8, ठीक है। यहाँ से आप इसे ऐड करोगे तो यह हो जाएगा आपका x-3 की 9/8 16 ऐड करेंगे ना, एलसीएम लेंगे, दोनों का बेस सेम है, तो ये x-3 का होल स्क्वायर बचेगा। अब इस पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना, ठीक है। KVS के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, x+5 अब x-3 को ना t मान लीजिए, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, जैसे t मानते हैं डेरिवेटिव करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो x-3 बचेगा, x+5 में 1 बचेगा डेरिवेटिव, फिर ये माइनस आएगा, फिर x+5 ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करके -8 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू dt/dx आ जाएगा। तो यहाँ से आप dx की जो वैल्यू है dx की जो वैल्यू है dx अपॉन x-3 का होल स्क्वायर जो है -dt/8 यूज़ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इस सवाल में कुछ नहीं रह गया, ठीक है। क्या जाएगा -1/8 इंटीग्रल, ठीक है, हमने इसको t माना था, dt/t की पावर 7/8, ठीक है। 7/8 पावर को आप ऊपर ले जाके ना इंटीग्रल कर देना इसका, तो -1/8 t की पावर -7/8 dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/8 t की पावर -7/8 + 1 और माइनस का 7/8 + 1, तो सॉल्व करके बचेगा t की पावर 1/8 माइनस साइन के साथ, और ये बचेगा t की पावर यहाँ पर है माइनस का 1/8, और ये 1/8 1/8 से 1/8 कट जाएगा, प्लस का c, ये माइनस का t बचेगा, और t की जो वैल्यू है वो कितनी है, t की जो वैल्यू है x+5 अपॉन x-3, x+5 अपॉन x-3 प्लस c, तो ये इसका जो आंसर आएगा 1/8 पावर है ना, ठीक है। याद रखना कि पावर 1/8 है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आपको इंटीग्रेशन निकालना है cos³ रूट sin 2x, ठीक है। तो dx अपॉन sin 2x का फॉर्मूला खोल देते हैं पहले इस पर, cos³, ठीक है। यह आ जाएगा √2 sin x, और यहाँ पर आ जाएगा cos x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, cos sin 2x का फॉर्मूला खोलने के बाद, ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहाँ से 1/√2 को तो बाहर ले लिया, इंटीग्रल हो गया dx, ठीक है, टू ये cos³ इंटू cos x की पावर 1/2 हो गया, और ये sin x की पावर यहाँ पर 1/2 अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos x की पावर 1/√2 dx, cos x की पावर 1/2 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये sin की पावर 1/2x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा पावर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जानबूझ के ना cos की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, cos की पावर 4x से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos की पावर 7/2 sin की पावर 1/2, ठीक है, और ये cos की पावर 4x हो जाएगा, ठीक है। तो cos की पावर 4x से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 4 में से 7/2 जाएगा तो 1/2 बचता है, ठीक है। तो ये स्टेप देख लेना, 1/cos की पावर 4x को sec की पावर 4x लिख सकते हैं, कुल मिला के ये बच जाएगा sin x अपॉन cos x की पावर 1/2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट स्टेप खा दिया मैंने, 7/2 में से 4 जाएगा, 4 में 7/2 जाएगा तो cos 1/2 बचेगा, ठीक है। तो आपको इसको ना 10 पहुँचाना था, ठीक है, 1/√2, ठीक है। sec की पावर 4 को तोड़ सकते हैं हम sec² x और sec²x, और उसको मैंने 1 + tan² x और dx मान लिया, ठीक है। और sin x अपॉन cos x tan x हो गया, tan x की पावर जो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से tan x को d माना, तो tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec² x dx बराबर dt हो गया, ठीक है। तो sec² x dx के बराबर dt आ गया, 1/√t sec² dx के बदले dt आ गया, ये 1 + t² और t की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेट कर देना है एलसीएम ब्रेक करके, ठीक है। तो जैसे ही आप एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 1/√2
टी की पावर -1/2 और प्लस टी की पावर 3/2 और डी टी बचेगा, ठीक है। तो भाई 1/√2 टी की पावर -12 का इंटीग्रल करोगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -12 + 1 मतलब √2 और 2 हो जाएगा, और प्लस ये 2/5 टी की पावर 3/2 + 1 2/5 5/2 होगा, उसका रेसिप्रोकल कर दिया 2/5 और टी की पावर ये 5/2 प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटीग्रल करा। अब लास्ट में आपने टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया 1/√2 और ये 2 कॉमन ले लेते हैं, और टी की वैल्यू क्या है 10x है, तो √10x + 2/5 √10x सॉरी 5 की पावर 5/2 हो जाएगी प्लस का सी, ठीक है। तो ये √2 से ये कट जाएगा, तो ये √2 बच जाएगा, ठीक है। ये √2 बच जाएगा, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपसे है, क्योंकि √2 में बात कर रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन लग गई, लेकिन सवाल इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। ये कह रहा है आपको मॉड ऑफ लॉग एक्स, लॉग का मॉडलेस मॉड एक्स, जो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक रिजलाई कर रही है, ठीक है। तो देखो 0 से लेकर 1 के बीच में ना लॉग क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो आपका ये खुलेगा फंक्शन जो खुलेगा माइनस का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। अब आप इसका सिंपल डेरिवेटिव करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है ना। तो इसका डेरिवेटिव करो 1 में, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/x, ठीक है। अब x के बदले 0.5 रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा -2, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये ट्रिक आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो 42 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छा है। एफ एक्स की जो वैल्यू है mod x -1 + mod x कह रहा है आपको f'1 निकालना है, ठीक है। इसका 1 पे डेरिवेटिव निकालना है। तो क्योंकि ये फंक्शन देखो डिफरेंशिएबल ही नहीं है 1 पॉइंट पे, क्योंकि 1 पॉइंट पे इसकी क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा mod of x -1, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू रख रहा है इस पर, तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। इंटीग्रल dx/x की पावर 4 - 1, इसका आपको dx का इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ नहीं करना, इसकी आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, ठीक है। पहले भी करवाया था शायद ये क्वेश्चन में, dx/x की पावर n-1 होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, लॉग, ठीक है। ये ट्रिक्स आप जारी याद करना, कोई आपको परफेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। x - 1/x + c हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लस होता है, अगर ऐसा होता है dx/x x की पावर n+1 होता, तो ये log xn/xn + 1 + c हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। x की n के बदले 4 n, x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1/n भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये 1/n लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पर 1/n भी आएगा, ठीक है। तो 1/4 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी ट्रिक से करवाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर 1/2 1 + √x, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक्स के बदले ना टी की पावर 4 सब्सिट्यूट कर दी, ठीक है। जैसे एक्स के बदले टी की पावर 4 सब्सिट्यूट करिए, डी एक्स कितना हो जाएगा 4t³ dt हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब चाहो तो लिमिट भी टी की फॉर्म में निकाल सकते हो। एक्स के बदले 0 रखोगे तो लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, ठीक है। टी की एक्स के बदले 16 रखोगे तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। अब एक्स के बदले टी की पावर 4 रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी बचेगा, और नीचे बचेगा 1 + t², क्योंकि एक्स की वैल्यू 24 है, और ये आपका आ जाएगा 4t³, ठीक है। तो 4t³ और डी एक्स के बदले, ठीक है। तो ये 4 को मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, ये टी की पावर 4/1 + t² बच जाएगा, ठीक है। इस पर मैंने जानबूझ के क्या करा, -1 ऐड कर दिया और -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो 4 ये बच जाएगा आपका, t4 - 1 को अलग लिख दिया 1 + t², और यहाँ से ये बचेगा 1/1 + 1/1 + t² और dt, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस पर टी की पावर 4 - 1 है ना, इस पर t² - 1 और t² + 1 आइडेंटिटी में तोड़ दिया, और नीचे बचेगा ये t² + 1, इससे t² + 1 से t² + 1 कट जाएगा। इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट कर दिया मैंने, tan इनवर्स t, लिमिट चल जाएगी आपकी 0 से 2 है लिमिट, ठीक है। 0 से 4 है, सॉरी 0 से 4 लिमिट चल जाएगी, ठीक है। नहीं 0 से 4 नहीं, 0 से लेकर 2 जाएगी लिमिट, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 लिमिट चल जाएगी, 0 से लेकर 2, ठीक है, 0 से लेकर 2, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है, और ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन आएगा t³/3 - t, लिमिट जाएगी 0 से लेकर 4 + 4 tan इनवर्स 2 हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट पुट करा
ये क्या आ जाएगा आपका अपर लिमिट 4 0 से 2 है सॉरी, तो 8/3, ये 4 आएगा, यहाँ पर आएगा 8/3 माइनस का 2 प्लस 4 10/2, ठीक है। यहाँ से 4, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2/3 प्लस 4 10/2, तो 8/3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, 8/3 प्लस 4 10/2, ठीक है, प्लस का सी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको डोमेन निकालना है। देखो जब भी दो फंक्शन डोमेन होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन होता है, वो आंसर होता है, ठीक है। तो पहले 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डोमेन होगा कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगी, तो एक्स की जो वैल्यू होगी कभी भी +-2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो ये बना दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, log 10x³ माइनस एक्स है, ये रिजल्ट जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब x³ माइनस एक्स की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होनी चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, फैक्टर कर दो, x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी क्रिटिकल वैल्यू हम रख लेते हैं 1 -1 0 और 1 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो मुझे प्लस की रेंज चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम 2 को कंटेन नहीं करेंगे, तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से नहीं आ रहा है ये, नहीं सॉरी गलत हो गया, -1 से 0 होगा ना, प्लस वाला रीज़न देखना है, -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और 2 को कंटेन नहीं करना, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, 2 को कंटेन नहीं कर रहा उसके बाद पूरे है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अच्छा सवाल था ये भी, और ये एग्ज़ाम का ही सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और शायद पहले आया भी था यूकेपीएससी में। ये कह रहा है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है आपको कंटेनिंग 1 3 को एलिमेंट को लेके आप कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते थे। तो इक्विवेलेंस प्लस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो बात करेंगे रिफ्लेक्सिव होने की 1 1 3 3 और 5 5 तो होना ही चाहिए। अब आपको 1 3 को कंटेन करना, अगर आप 1 3 को कंटेन करेंगे तो आप 3 1 को भी कंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक रिलेशन तो ये बन जाएगा, इक्विवेलेंस भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। दूसरा रिलेशन सोचते हैं, एक तो 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 5 5 आएगा, ठीक है। तो 1 3 को कंटेन कर दिया, 3 1 को कंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैंने एक सोचा है कि 3 5 को रख लेते हैं। जैसे ही हम 3 5 को रखेंगे तो हमें इसका उल्टा भी करना पड़ेगा, 5 3, ठीक है। 5 3 कर दिया तो 1 3 से 5 3 से है तो 1 को 3 से होना पड़ेगा, बात सही है, ठीक है। 1 3 से है, 3 5 से है तो 1 को 5 से भी होना पड़ेगा, तो हमें 1 5 भी ऐड करना पड़ेगा और 5 1 भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई सॉल्व इसका कोई तरीका नहीं होता है, इस तरीके से करते हैं। और एक रॉक्स ए के पास 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई रिलेशन बचा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों चॉइस थी जो मैंने बना दी, क्योंकि R2 पे 9 एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे वो 2 बनेंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये द नंबर ऑफ रिलेशन बोल रहा है 1 3 5 और 1 2 2 n को कंटेन करें, 1 और 2 और 2 n को कंटेन करें। इस पर ये सवाल गलत है, ये 1 2 3 वाला सवाल है, ठीक है। 1 2 और 3 है इस पे सेट में, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास 1 1 होना चाहिए, पहला रिलेशन जो बनेगा 1 1, फिर 2 2 3 3 होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। अब आपको 1 2 और 2 1 को कंटेन कराना है, ठीक है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, 1 2 से 2 1 से 1 1 से ट्रांजिटिव भी है। तो पहला रिलेशन तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 3 वाला एलिमेंट भी है, 1 1 2 2, ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 3, ठीक है। तो और 1 2 और 2 1 को कंटेन करना जरूरी है, ठीक है, ये स्टेप बोल रखा है शर्त, ठीक है। तो मैंने इस पर 1 3 ऐड किया, तो 1 3 ऐड करूँगा तो 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, ऐसे इसलिए क्योंकि कम्यूटेटिव मतलब सिमेट्रिक भी दिखाना है उसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 3 3 है, 3 1 है, ठीक है, 1 2 है, 2 1 है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 6, तो 2 ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है, 2 2 है, 1 2 है, ठीक है, इसी को कहते हैं 1 3 है, तो 1 3 है, 3 1 है ट्रांजिटिविटी के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या है, 2 1 है, 1 3 है, तो 2 3 भी होना चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए, ठीक है। तो अगर 2 3 होगा तो इसका जस्ट उल्टा भी होना चाहिए, 3 2, ठीक है।
तो अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक्स भी है और ये पूरे 9 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना आएगा, इसका भी 2 आंसर आया, ऊपर वाले का भी 2 आंसर आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूकेपीएससी लेक्चर की मैं आर्का लिनियर इक्वलिटीज। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, एक्स लाइक करेगा। इसका एक तरीका तो यह है कि मॉडलस को आप खोलो, एक्स इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, और मॉडलस की प्रॉपर्टी से सॉल्व करो, एक बार नेगेटिव लो एक बार पॉजिटिव लो और दो इक्वलिटी बना के सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लॉन्ग चल जाएगा, तो हम क्यों ना इससे ऑप्शन से सॉल्व करें, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो ए और बी सी में क्या फ़र्क है कि ऑप्शन ए में -5 से -2 का सेट है, यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और सी में जो है -5 से लेकर -2 है, बस सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो माइनस के बीच मतलब मैंने पॉजिटिव नंबर नहीं है। ठीक है, तो सेट ए में पॉजिटिव नंबर है, तो मैं एक बार एक्स के पहले 2 रख लेता हूँ। क्या 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, देख लेते हैं। ठीक है, एक्स के पहले 2 रखा तो 2 + 3 का मॉड 3 हो जाएगा, प्लस ही रहेगा +2 अपॉन यहाँ बचेगा आपका 2 + 2। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो 7/4 जो है 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये बड़ा सेट हो गया, तो सी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बर बी और डी में बी और अब ए और सी की बात करते हैं। ठीक है, ए जो सेट है इस पर क्या है, -3 से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, और इसमें -1 से इन्फिनिटी है, और ए में देखो -5 से -2 है, तो ए में ना इनसे अलग एक एलिमेंट है -4, है ना, क्योंकि -4 को कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, अगर x जो इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करेगा, अगर x इक्वल टू -1 ने इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दिया ना, तो बी और डी आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो x के बदले -1 रखेंगे, तो -1 + 3, ठीक है, +1 और 1 + 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 + 3 नहीं, -1 से बन जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, 1 + 2 3 बचेगा ग्रेटर देन, तो 2 + 3 जो होता है 5/3 होता है। 5/3 ना 1 से बड़ी वैल्यू होती है, किससे बड़ी होती है, 1 से, लेकिन x = -1 से तो बात बनेगी नहीं। x के बदले -4 रखते हैं ना, -1 तो सभी कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, x के बदले -4 रखते हैं, -4 से अलग हो जाएंगे दोनों सेट ना, तीनों सेट में। ठीक है, तो x = -4 रखा, क्या -4 को सेटिस्फाई करके आंसर आ जाएगा, तो -4 + 3 + -4, ठीक है, अपॉन -4 + 2, क्या ये रिजल्ट 1 से बड़ा आएगा, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो ये -4 + 3 प्लस का 1 आ जाएगा -4, और ये -4 + 2 माइनस का 2 बचेगा, तो सॉल्व करेंगे तो -3 अपॉन -2, और बिल्कुल ये 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो x = -4 इस सेट पे है, लेकिन इन दोनों पे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों आंसर ही नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखो कितना कम समय में मैंने सवाल को कर लिया। ठीक है, बस वरना मॉडल्स की प्रॉपर्टी सॉल्व करते तो काफ़ी लंबा सवाल जाता है, उसमें गलती होने की भी चांस है। तो इस सवाल को आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, और x = एक -1 तो हमें रखना नहीं था, वो गलती से मैंने रख लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी ए होगा इस बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, जो आज का लास्ट सवाल है। ये कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, आपको इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन निकालना है। ये 2x + 2 1/x 1 - x को मैं लिख सकता हूँ 2/1/2/x। ठीक है, और ये <3 कर लेते हैं, या -3 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, <0। ठीक है, अब क्या करा मैंने, सॉरी 2x, तो 2x को मैंने t मान लिया, 2x को मैंने t माना, तो ये t + 2/t -3 <0 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लो, t एलसीएम आ जाएगा, ये t² -3t + 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा t, ठीक है, इसको <0 कर लेते हैं। ठीक है, तो t² या t से t² -3t + 2 <0। ठीक है, तो इसे फैक्टराइज करोगे तो t की एक वैल्यू 1 आएगी, एक 2 आएगी। ठीक है, तो t - 1 और t - 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक में यहाँ पर 1 लग देते हैं, 2 रख देते हैं। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, प्लस माइनस प्लस। तो जो हमारा रीज़न बनेगा, टी की जो वैल्यू है वो 1 और टी के बीच लाई करेगी। कहाँ का लाई करेगी, टी की वैल्यू 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो टी की वैल्यू एक्चुअल में क्या थी, 2x थी, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 2x <t, मतलब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, <2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2⁻0 2x <2⁻1। तो जो x की जो वैल्यू हो जाएगी 0 और 1 के ओपन इंटरवल में हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ ही सवाल है फ्रेंड्स। तो आज जो जितने भी मैंने 50 क्वेश्चंस कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो भी आपको मैं करा रहा हूँ इनको सीरियसली सॉल्व करना है, काफ़ी सारे ही किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है। ठीक है, PYQs वाली प्रैक्टिस सेट है ये, ऐसा वैसे प्रैक्टिस सेट नहीं है, किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। RPSC हो गया,
यूपी टीजीटी हो गया, एमपी पीसीएस पीएससी हो गया, हर एग्जाम बीपीएससी हो गया, सब एग्जाम से जो मैंने निकाल रखे हैं सवाल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इन सवालों का रिवीजन आपको यूकेपीएससी लेक्चरर में भी हल करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका 51 से 100 क्वेश्चन आएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपका ड्यूलिटी से भी आ सकता है, तो क्योंकि हमारी एक सीरीज़ एलपीवी की भी चल रही है, तो ड्यूलिटी का वीडियो भी आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।